पीछे एक न्यूज निकल के आई थी कि इलोन मस्क की नेटवर्क $750 बिलियन से भी ज्यादा हो गई है। बट अगर हम लोग आज से कुछ टाइम पहले देखें तो इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई हो गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप जो अभी यूएसए के प्रेसिडेंट है वो गवर्नमेंट चला रहे और गवर्नमेंट स्पेसएक्स इलोन मस्क की कंपनी की सबसे बड़ी बायर है। और अगर दूसरी तरफ तुम लोग देखो तो इलोन मस्क ने ट्विटर, जिसका नाम आज की डेट में एक्स कर दिया, उसको $44 बिलियन में खरीदा था। एंड 2025 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन $35 बिलियन तक हो गई थी। स्टिल इलोन मस्क की वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है और सिर्फ इलोन मस्क की नहीं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सारी कंपनियां ग्रो कर रही है। इवन एनवीडिया जो कि जीपीयूज बनाती है, उनकी वैल्यूएशन एक दिन के अंदर अंदर 22 लाख करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गई थी। और कंपैरिजन के लिए बता देता हूँ 22 लाख करोड़ कितना बड़ा नंबर होता है। रिलायंस के पूरे एम्पायर की वैल्यूएशन 20 लाख करोड़ है और उस कंपनी की वैल्यूएशन एक दिन के अंदर अंदर 22 लाख करोड़ मार्केट कैप में बढ़ गई थी। और इन सभी कंपनियों को बैक करने के लिए एक ऐसी चीज बैकएंड के अंदर रन कर रही है जो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले 5 सालों के अंदर 119% का रिटर्न दिया है, गूगल ने ऑलमोस्ट 360% का रिटर्न दिया है और एनवीडिया ने तो 1350% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। एंड ऑब्वियसली हम सबको नहीं पता था कि ये सारी की सारी कंपनीज इतनी ज्यादा ग्रो होने वाली, नहीं तो हम में से सारे लोग अपना सारा पैसा इन्हीं कंपनीज के अंदर पहले इन्वेस्ट कर देते। बट फिर भी अगर तुम लोग एक चीज नोटिस करोगे तो कुछ सस्पिशियस लगेगा। जैसे टेस्ला की वैल्यूएशन $1.6 ट्रिलियन है एंड जो दूसरे नंबर पे कंपनी आती है ना, वो आती है टोयोटा, जिसकी वैल्यूएशन है $286 बिलियन। तीसरे नंबर पे आती है BYD और उसकी वैल्यूएशन है $117 बिलियन। एंड इस वैल्यूएशन नंबर से ना एक बहुत ही क्रेजी डेटा सामने आता है। टेस्ला जो वैल्यूएशन गेम के अंदर नंबर 1 के ऊपर है ना, उसके बाद नंबर 2 से लेके नंबर 3, 4, 5, 6 और 40 तक सारी की सारी टॉप कंपनीज की वैल्यूएशन को टोटल कर लो और टेस्ला को एक साइड के ऊपर रख दो, तब भी टेस्ला की वैल्यूएशन ज्यादा आती है। टॉप 2 से लेके टॉप 40 तक जितनी भी कार कंपनीज एग्जिस्ट करती है उनकी टोटल वैल्यूएशन जो आती है वो है $1.25 ट्रिलियन। एंड अकेली जो टेस्ला की वैल्यूएशन है वो है $1.6 ट्रिलियन। और अभी तक हम लोग ये समझ गए होंगे कि भाई ये नंबर्स बहुत ज्यादा क्रेजी है, पर यूएस मार्केट के अंदर इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट हो रहा है? अभी इन्वेस्टमेंट्स के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि भैया पोटेंशियल ज्यादा है उन कंपनीज के अंदर, कुछ लोगों को लगता होगा कि भैया ये कंपनी ज्यादा स्टेबल है, गवर्नमेंट ज्यादा स्टेबल है। पर इनके बीच में ना एक बहुत बड़ा रीजन है इन्वेस्टमेंट करने को और वो है यूएस डॉलर। यूएस के पास ना डॉलर की एक बहुत ही बड़ी और क्रेजी पावर है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें टेस्ला का एग्जांपल देके बताता हूँ। बट उससे पहले ना डॉलर की पावर समझो। मान के चलो कि तुम्हें चाइना से 1 लाख रुपए का सामान लेना है, तो तुम लोग क्या करोगे? इंडिया के 1 लाख रुपए लोगे और चाइना को दे दोगे और उससे सामान ले लोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम लोग सबसे पहले यूएस के पास जाओगे, 1 लाख रुपए को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करोगे, फिर डॉलर्स को चाइना को दोगे और सामान लेके आओगे। अभी ट्रेड के लिए मैक्सिमम कंट्रीज को यूएस डॉलर की नीड है क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड यूएसडी के अंदर ही होता है और यूएस डॉलर की जो क्वांटिटी है वो अभी तक लिमिटेड है और वर्ल्ड के अंदर डे बाय डे ट्रेड बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड और बढ़ती जा रही है। और पास्ट डेटा को अगर देखें तो इसी वजह से उसकी वैल्यूएशन भी काफी अप्रिशिएट हो रही है और उसके मुकाबले बाकी कंट्रीज की जो वैल्यू वो अप्रिशिएट हो रही है। आप लोग कोई भी सामान इंडिया से बाहर बेच लो या फिर इंडिया से बाहर खरीद लो, मोस्टली जो पैसे आएंगे या फिर जाएंगे वो यूएसडी के अंदर ही ट्रांजैक्शन होंगी। और अभी तुम में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये टेस्ला से शुरू करके डॉलर के ऊपर कैसे लेके, तो तुम्हें आगे जाके समझ आएगा कि मैं बता क्या रहा हूँ। अभी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं जिसके अंदर 1 यूएस डॉलर की वैल्यू 1 रुपए के इक्वल है। रियलिटी के अंदर 1 यूएस डॉलर की जो वैल्यू वो 90 के आसपास पहुंच चुकी है, पर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक एस्टिमेटेड नंबर ले रहे हैं। तो 1 यूएस डॉलर की वैल्यू 1 रुपए के इक्वल है और आप लोग हर साल 1 करोड़ का सामान बाहर बेचते हो और वो भी यूएसडी के अंदर, और 1 करोड़ का सामान खरीदते हो और वो भी यूएसडी के अंदर। तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि डॉलर और रुपए की वैल्यू हमेशा इक्वल ही रहे। और अगर इंडिया हर साल 2 करोड़ रुपए का सामान बाहर बेच रहा है वो भी यूएस डॉलर के अंदर और 1 करोड़ का सामान खरीद रहा है, मतलब 1 करोड़ के यूएस डॉलर का हमको हर साल प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सरप्लस। जिसके अंदर क्या होगा कि हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और यूएस डॉलर की वैल्यू गिरती जाएगी। पर अगर हम लोग 2 करोड़ का सामान बाहर से खरीदते हो और 1 करोड़ का सामान बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो इससे क्या होगा? रुपी की वैल्यू गिरेगी और यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अभी इंडिया के अंदर क्या है कि ऑयल वगैरह मिलता नहीं है, तो इंडिया ना ऑयल डिपेंडेंट कंट्री और हमको काफी सारी चीजें बाहर से खरीदनी पड़ती है। तो इंडिया क्या करते हैं कि बाहर से ज्यादा सामान यूएसडी के अंदर खरीदते हैं और कम सामान को एक्सपोर्ट करता है। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और रुपी कमजोर होता जा रहा है। वैसे डॉलर और रुपी की वैल्यू को चेंज करने के लिए काफी सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, पर ट्रेड जो होता है ना वो वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर होता है, तो हम लोग सिर्फ इसी के ऊपर अभी बात कर रहे हैं। अभी यूएन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के अंदर 195 कंट्रीज है और ताइवान, हांगकांग जैसी काफी सारी कंट्रीज को यूएन ऑफिशियली काउंट करता नहीं है, पर अगर रियलिटी के अंदर गिना जाए तो 220 कंट्रीज है और 220 कंट्रीज के अंदर सिर्फ 30% ऐसी कंट्रीज है जो लोग ट्रेड सरप्लस के अंदर बैठे हैं, मतलब जितना सामान वो लोग खरीद रहे हैं उससे ज्यादा वो सामान बेच रहे हैं यूएसडी के अंदर, जिससे काफी ज्यादा हाई चांस है कि उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही होगी और यूएस डॉलर की जो वैल्यू वो कम हो रही होगी। बट 130 से लेके 140 ऐसी कंट्रीज है जो ट्रेड डेफिसिट के अंदर है, जिसका मतलब बहुत हाई चांस है कि उनकी करेंसी की वैल्यू एज कम्पेयर टू डॉलर काफी ज्यादा डाउन जा रही होगी। अभी करेंसीज और डॉलर का कॉन्सेप्ट समझ के कैसे काम करता है, अभी एफडीआई के ऊपर चलते हैं।
करते हैं। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कभी फॉरेन की सॉफ्ट बैंक जैसी कंपनी इंडिया के ज़ेप्टो जैसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है ना, इसको एफडीआई ही बोलते हैं। या फिर जब भी कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया की किसी भी कंपनी के अंदर या फिर किसी भी अप्रूव्ड सेक्टर के अंदर कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है, या तो ओनरशिप के लिए या किसी भी तरह के कंट्रोल के इंटेंट से, तो उसको डायरेक्टली एफडीआई ही बोला जाता है। तो सारी की सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एफडीआई में काउंट नहीं करते, उसकी थोड़ी बहुत कंडीशंस होती हैं। अभी इंडिया क्या करता है, वो मल्टीपल करेंसीज के अंदर ना एफडीआई को अप्रूव करके रखता है। आपको युआन के अंदर इन्वेस्ट करना है, आपको यूरो के अंदर इन्वेस्ट करना है, आपको यूएसडी के अंदर इन्वेस्ट करना है, आपको इंडियन रूपी के अंदर इन्वेस्ट करना है, किसी भी करेंसी के अंदर आप लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। बट इतनी सारी करेंसीज के ऑप्शन देने के बाद भी इंडिया के अंदर आज की डेट में 50 से 55% तक जितनी भी एफडीआई होती है वो सिर्फ और सिर्फ यूएसडी के अंदर होती है, जिससे यूएस डॉलर इंडिया के अंदर आता है और इंडिया की करेंसी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना। एफडीआई हमेशा उस जगह पे की जाती है जिस जगह पे इन्वेस्टर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हो। और क्योंकि यूएस डॉलर अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर बैठे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिस्टोरिकल डेटा देखो तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स को एक अलग इंसेंटिव मिल जाता है यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि जब भी कोई भी इन्वेस्टर यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता, वो यूएस की कंपनी के स्टॉक के साथ साथ यूएस डॉलर के अंदर भी इन्वेस्ट करता है। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद ना काफी लोगों का सवाल होगा कि भाई क्या फालतू बात कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो तुम लोगों को इंडिया का स्टॉक मार्केट को यूएस के स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत एक हेल्दी कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। हम लोग एक फेयर कंपैरिजन के लिए पिछले 10 साल का डेटा देख रहे हैं और एक एस्टिमेटेड नंबर ले रही है कि अगर आज से 10 साल पहले हम लोग 1 लाख रुपए यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते और इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते तो कौन से स्टॉक मार्केट से हमको ज्यादा प्रॉफिट होता। अभी आपको कितने रिटर्न आ रहे हैं डिपेंड कर सकते हैं कि आपने कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो हम लोग सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए निफ्टी 50 का एग्जांपल लेंगे, जिसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का डेटा होता है। और वहीं पे हम लोग यूएस के अंदर सेम डेटा देखने के लिए यूज करेंगे S&P 500। जैसे इंडिया के अंदर टॉप 50 कंपनी होती है ना, वैसे यूएस के अंदर एक ETF है जिसके अंदर टॉप 500 कंपनीज होती है। तो अगर हमने आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट किए होते और 1 लाख रुपए S&P 500 में इन्वेस्ट किए होते तो कौन सा मार्केट कितना रिटर्न देता हम लोग देख लेते हैं। कौन सी मार्केट कौन से साल के अंदर किस परसेंटेज से ग्रो करी है आप लोग इस शीट के अंदर देख सकते हैं। और अगर हम लोग 1 लाख रुपए यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर लगाते तो उसकी वैल्यू 1 साल के बाद हो जाती 2,26,000 रुपीज। और वही पैसा अगर हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लगाते तो उसकी वैल्यू निकल के आती 2,96,000 रुपीज, जिसका बहुत क्लियर मतलब है कि भैया इंडियन स्टॉक मार्केट यूएस स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही है। और रियलिटी के अंदर एग्जैक्टली ऐसा हो भी रहा है। और ये पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ एक हाफ स्टेटमेंट है, क्योंकि हम लोग दोनों नंबर्स को इंडियन रुपीज में कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप लोग निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोग इंडियन रुपीज के अंदर इन्वेस्ट करोगे, पर जब भी आप लोग S&P 500 के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया उसी दिन आप लोग इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करोगे यूएस डॉलर के अंदर और उसके बाद यूएस डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करोगे। वैसे ही हमने यूएस डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करते $1,471 और ये नंबर कहां से निकल के आया 2016 के अंदर $1 की जो कॉस्ट थी वो थी 67 रुपीज 95 पैसे। और ये नंबर तुम लोग क्रॉस चेक कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर, कहीं पे भी सर्च करके तुम्हें बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड यहाँ पे तुम्हें एक नंबर दिख जाएगा जिसमें तुम बहुत क्लियरली देख सकते हो कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डॉलर ज्यादा मजबूत होता गया और रूपी वीक होता गया। और 10 सालों बाद जो हमारी निफ्टी 50 की इन्वेस्टमेंट थी वो बन गई थी 2,96,000 रुपीज और वही इन्वेस्टमेंट यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर बन गई थी $4,275, जिसको अगर हम लोग यूएस डॉलर के अंदर आज के करंट रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो वो आता है 3,84,000 रुपीज। और ये नंबर सिर्फ और सिर्फ डॉलर की वजह से बढ़ा है, क्योंकि एक आदमी ने यूएस मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर रखा था और यूएस डॉलर के अंदर भी। और जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था मैंने एक बहुत ही क्रेजी चीज फिगर आउट करी। अगर आप लोग यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको एक शेयर चाहिए तो आप लोग फ्रैक्शनल शेयर्स भी ले सकते हो, आपको पूरा शेयर लेने की जरूरत भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूं। मान के चलो तुम लोग यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इंडिया के अंदर बैठ के इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले प्रोसेस बहुत इजी बना रखा है कि भैया कोई भी आदमी जाके इन्वेस्ट कर सके। अभी काफी सारी ऐप एग्जिस्ट करती है, आप लोग किसी भी ऐप से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, बट मैंने IND मनी को थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रखा है तो मैं तुम्हें उसी का एग्जांपल देके बताता हूं। और अभी मैं इनका एग्जांपल देके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी आपको यूएस मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना होगा ना तो आपको आपके इंडियन रुपीज को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। और यही चीज अगर आप लोग कोई भी अपने नॉर्मल बैंक से करने जाओगे तो उससे भी हो जाएगा, पर आपको 2 से 3 हजार रुपए महंगा पड़ेगा। और IND मनी वाले यही चीज 0% इंटरेस्ट के अंदर कर देते हैं, जिसके लिए आप लोगों को बस अपना बेसिक सा अकाउंट बनाना है, KYC करनी है। जैसे हम लोग इंडिया में डीमेट अकाउंट के लिए करते हैं ना, सेम वैसे ही प्रोसेस होता है ऑलमोस्ट। एक बार आपका अकाउंट बन गया, अभी आपको क्या करना है, अपने इंडियन रुपीज को ना USD में ट्रांसफर करना है। जैसे मैंने थोड़े से पैसे यहाँ पे ट्रांसफर कर रखे हैं, तुम लोग भी सेम प्रोसेस से ट्रांसफर कर सकते हो। अभी समझो जैसे तुम लोगों ने INR से USD के अंदर पैसे डाल दिए और अभी आप लोगों को नहीं पता कि भैया पैसे डालने का है तो ETF के अंदर डाल दो, विच इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड। बाकी तुम लोग अपनी मर्जी से देख के करना, मैं तुम्हें कहीं नहीं बता रहा कि भैया पैसे डालने का है, वो तुम्हारी चॉइस है। मैं बस तुम्हें वीडियो के अंदर एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ आए कि कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। तुम्हारे पैसे तुम्हें एक एक पैसा संभल के यूज करना है। जैसे इंडिया के अंदर निफ्टी 50 को काफी सेफ माना जाता है, वैसे यूएस के अंदर ETF को काफी सेफ माना जाता है, वो भी S&P ETF को। स्टिल अगर उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करो तो भैया मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक बार उसके ऊपर रिसर्च
इन्वेस्ट प्लीज कर लेना। जैसे आप लोग S&P ETF के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और आप लोग चाहते हो कि भैया मैं ना 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता हूँ, या ETF ही छोड़ दो, आपको लग रहा है कि भैया टेस्ला कंपनी बहुत अच्छी है, मेरे को ना टेस्ला के अंदर पैसे डालने हैं और मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए है। और आज की डेट में जो टेस्ला की शेयर वैल्यू है वो $481.20 और ये डेटा 22 दिसंबर 2025 का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, जिसकी इंडियन करेंसी के अंदर वैल्यू आ जाती है 43,180 रुपीज। मतलब आपको टेस्ला का अगर एक शेयर लेना है तो आपके पास 43,000 रुपीज होने जरूरी है। बट यूएस स्टॉक मार्केट की एक बहुत अच्छी बात है कि आपको पूरा शेयर लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग 2000 रुपए का टेस्ला का शेयर खरीद लो तो आप लोग उस शेयर का एक छोटा सा हिस्सा बाय कर सकते हो। जिससे होता क्या कि यूएस स्टॉक मार्केट ना काफी लोगों को अच्छी लगती है यूएस डॉलर की वजह से, बट मैक्सिमम लोगों के पास बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए होते नहीं है। तो फ्रैक्शनल शेयर्स का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिससे इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा कन्वीनियंट बना दिया जाता है। और यूएस ने ना इंडिया और बाकी काफी सारी कंट्रीज के साथ ना टैक्स ट्रीटी साइन कर रखी है जिसको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मुझे कोई भी शेयर पसंद आया और मैंने उसको जाके खरीद लिया और जैसे ही उसके अंदर प्रॉफिट हुआ मैंने बाय का बटन दबाया और उस शेयर को बेच दिया। और अभी अगर मुझे इसके अंदर प्रॉफिट हुआ तो क्या मुझे टैक्स यूएस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? एंड द आंसर इज अ बिग नो। अगर आप लोग टैक्स लैब के अंदर आते हो तो आपको टैक्स सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को ही देना होगा। मतलब जैसे आप लोग अपनी आईटीआर फाइल करते हो आपको वैसे ही अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। और IND मनी ऐप के अंदर एक बहुत क्रेजी चीज है कि आपको टैक्स भरने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ना साल के एंड में आपको खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं। बस आपको उन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना और जाके अपने सीईओ को दे देना, बाकी सारा काम वही कर लेगा। और इस वीडियो को देख के ना कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझ लेना। अभी स्टैट्स के अकॉर्डिंग यूएस डॉलर और यूएस मार्केट के अंदर अगर पैसा लगाओ तो एक अच्छा ऑप्शन। और अगर तुम लोगों को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग बास्केट्स के अंदर एग्स रखने हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अभी न्यू ईयर भी आ रहा है तो तुम लोग अपने फाइनेंशियल और पर्सनल गोल्स बना सकते हो। इसके अंदर अपने पर्सनल गोल्स को प्रायोरिटी के ऊपर रखना, सबसे पहले अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना, अपने करियर के ऊपर इन्वेस्ट करो, खुद को ग्रूम करने के ऊपर इन्वेस्ट करो। और उसके बाद अगर तुम लोगों को ऐसा कि थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है, आपको कहीं पे SIP शुरू करनी है, तो आप लोग इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी दोबारा बोल रहा हूँ कि कौन सी मार्केट के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बट अगर यूएस मार्केट के अंदर कहीं भी इन्वेस्ट करने का सोच ही रहे थे तो IND मनी को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये काफी अच्छा ऑप्शन बन के आएगा। जहां पे भी तुम लोग अगर एक पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उस मार्केट के बारे में पढ़ा करो, उसको समझा करो। और अगर मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड हो गए या फिर ETF हो गए, ऐसी चीजों के अंदर इन्वेस्ट किया करो। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।